हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पोलैंड यात्रा के बारे में। आप सभी को पता होना चाहिए कि वर्तमान में पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हुए हैं और इसी बीच आज वो यूक्रेन जाने वाले हैं पोलैंड से। लेकिन पोलैंड में जो उनकी यात्रा रही वो किन मायनों में खास रही, आज की चर्चा में हम लोग इसके बारे में बातचीत करेंगे। सामने यहाँ पर मैंने एक न्यूज़ मेंशन किया हुआ है, पीएम मोदीज पोलैंड विजिट रिट्रेसिंग हिस्टोरिकल इंडिया पोलैंड टाइज। निश्चित तौर पर भारत और पोलैंड के बीच में कुछ ऐतिहासिक जो संबंध हैं, कुछ ऐतिहासिक संपर्क हैं, ये भी इस यात्रा के दौरान में बहुत अधिक महत्व रखते हैं। और इसी संदर्भ में हम लोग आज की चर्चा में इन दोनों देशों के बीच की हालिया जो गतिविधियां रही हैं इसके बारे में बातचीत करेंगे और साथ ही इससे जो जुड़े हुए अन्य पक्ष हैं इसको भी देखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि यदि आप सिविल सेवा परीक्षा 2025 के लिए विचार कर रहे हैं तो अभी आपके पास में एक खास मौका है P2I बैच के अंतर्गत एडमिशन लेने का, जिसकी शुरुआत हो रही है 31 अगस्त से शाम में 6 बजे से। यदि आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं और आप हिंदी, इंग्लिश या इंग्लिश इसमें से किसी भी माध्यम में तैयारी कर रहे हैं तो आप दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए, और ध्यान रखिएगा कि जो वर्तमान में आपको यह कोर्स मिल रहा है ये 27,999 नहीं बल्कि आपको 26,000 में यह कोर्स मिल जाएगा। आप मेरे कोड का इस्तेमाल कीजिएगा तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 27,999 में भी, और 26,000 में आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके माध्यम से आपको एक और ख़ास सुविधा मिल रही है इस बैच के अंतर्गत कि आप पीटी परीक्षा के तैयारी बेहतर से बेहतर तरीके से कर सके। इसके मद्देनज़र आप सभी के लिए इस बैच में जो खास सुविधा है उसमें ये किया गया है कि आपकी परीक्षा की तैयारी के हिसाब से पीटी को बेहतर तरीके से आप अप्रोच कर सके। इसके मद्देनज़र साप्ताहिक टेस्ट का आयोजन किया जाएगा 8 सितंबर से, और हर सप्ताह ये टेस्ट आयोजित किया जाएगा। और केवल टेस्ट ही आयोजित नहीं किया जाएगा बल्कि आप यदि इस टेस्ट में रैंक 1 लाते हैं तो आपके लिए एक खास इनाम की राशि भी तय की गई है। ₹11,000 रुपये की राशि आपको एक पुरस्कार राशि के तौर पर दी जाएगी और निश्चित तौर पर इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा और आप अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। तो निश्चित तौर पर यह जो बैच है इस मायने में अपने आप में खासम खास है। निश्चित तौर पर इससे आपकी तैयारी को और बेहतर रूप मिल सकता है। ठीक है, तो यदि आप सिविल सेवा परीक्षा 2025 का टारगेट कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर इस बैच को ज्वाइन कीजिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे चर्चा करने के दौरान हम लोग ये देख लें कि आखिर जिस पोलैंड की हम लोग बातचीत करने वाले हैं उसका मानचित्र क्या है, कहाँ पर है, उसके इर्द गिर्द के जो देश हैं वो कौन कौन से हैं। कई बार एग्जामिनेशन में इसको लेकर के भी सवाल पूछा गया है। आपको मैं बता दूं कि यूक्रेन और रूस के बीच में जिस तरीके से तनातनी का माहौल बीते कुछ समय से देखा गया, उसमें यूक्रेन किस किस देश के साथ सीमा साझा करता है इसको लेकर के IAS की पीटी एग्जामिनेशन में सवाल पूछ दिया गया था। तो यहाँ पर मैं इसीलिए पोलैंड को भी मानचित्र के माध्यम से दर्शा रहा हूँ। आप यहाँ पर देखिए कि पोलैंड एक यूरोपीय देश है और इस यूरोपीय देश के साथ में अन्य जो महत्वपूर्ण देश सीमा साझा करते हैं वो हैं जर्मनी, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, यूक्रेन, बेलारूस, लिथुआनिया और रूस का एक एक्सक्लेव है लेनिनग्राद। इन सभी के साथ पोलैंड की सीमा साझा होती है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं बाल्टिक सागर के साथ भी पोलैंड की सीमा साझा होती है। और इसी पोलैंड की जो राजधानी है वो है वारसा। पॉइंट टू बी नोटेड माय फ्रेंड्स कि पोलैंड की राजधानी वारसा, फ्रांस में एक जगह है वर्साय, दोनों में भिन्नता है। कई बार बच्चों में ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि पेरिस की संधि या फिर वर्साय की संधि जो वर्ष 1919 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद की गई थी, क्या ये वर्साय की संधि इसी वारसा में की गई थी? तो यहाँ पर देखो कन्फ्यूजन नहीं रखना है। पोलैंड की राजधानी है वारसा। वारसा को लेकर के द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में सोवियत संघ के नेतृत्व में एक वारसा पैक्ट जरूर बनाया गया था। खैर ये सब अलग बातें हैं, केवल आपको कंफ्यूजन न रहे इसके लिए मैंने आपको ये बता दिया कि वर्साय अलग है जो कि फ्रांस में है, पेरिस के पास में है, और जो वारसा है वो पोलैंड की राजधानी है।
क्लियर है, यहाँ पर आप इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि भाई भारत के प्रधानमंत्री महोदय ने लगभग 45 वर्ष के बाद में पोलैंड की यात्रा की है। वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी ने एक प्राइम मिनिस्टर के नाते, भारत के प्राइम मिनिस्टर के रूप में पोलैंड की यात्रा की, लेकिन इनके भी पहले जिस व्यक्ति ने, जिस भारतीय प्रधानमंत्री ने पोलैंड की यात्रा की थी, उनका नाम था मोरारजी देसाई साहब। 1979 में 1979 में उन्होंने ये यात्रा की थी और इस लिहाज से यह जो यात्रा है अपने आप में खासम खास मानी जा रही है। इस यात्रा के दौरान में सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं दोनों देशों के बीच में। साथ ही दोनों देशों ने इस बात को महत्व दिया है कि भाई हम दोनों आपस में लोकतंत्र को बेहतर से बेहतर करने को लेकर के प्रतिबद्ध हैं और साझा लोकतंत्र को हम निश्चित तौर पर एक दूसरे के साथ प्रतिबद्धता के साथ, सहयोग के साथ आगे बढ़ाते हुए और इसमें किसी भी स्तर पर कोई भी रुकावट नहीं आने देंगे। साथ ही स्वच्छ ऊर्जा, चूंकि आज के समय की जरूरत है, तो स्वच्छ ऊर्जा के लिहाज से भी दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ सहयोग करने की पेशकश की है। इसके अलावा नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास के स्तर पर भी दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ सहयोग को और आगे बढ़ाने की पेशकश की है। दोस्तों, यहां पर अब हम लोग थोड़ा सा ये भी देख लें कि इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर कहें आधुनिक विश्व के संदर्भ में किस तरीके से भारत और पोलैंड के बीच में एक संपर्क दिखता है, वो इस चित्र से आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब पोलैंड की यात्रा की तो यह कहा जा रहा है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा पोलैंड के 3 महत्वपूर्ण स्मारकों पर जाकर के वहां श्रद्धांजलि अर्पित की गई है, जिसमें से एक जो स्मारक है वो है कोल्हापुर मेमोरियल, जो कि वारसा में ही है और यहां पर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। देन आफ्टर जो दूसरा उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है वो है जामनगर के जो महाराजा थे, जाम साहब के महत्व को मद्देनजर रखते हुए, उनको महत्व देते हुए एक स्मारक स्थापित किया गया। उनको गुड महाराजा तक की संज्ञा दी गई थी। जामनगर के जो ये महाराजा जी थे, हम लोग इसके बारे में और थोड़ा आगे विस्तार से समझेंगे। तो यहाँ पर भी प्रधानमंत्री ने जाकर के श्रद्धा सुमन अर्पित की। और इसके अलावा मोंटेनो कैसीनो नाम की एक मेमोरियल में, जहां पर कि भारत की तरफ से भी जो सैनिक है उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में पोलैंड के सैनिकों के साथ मिलकर के पार्टिसिपेट किया था, भागीदारी निभाई थी, तो वहां पर भी एक स्मारक का निर्माण किया गया और वहां पर भी प्रधानमंत्री ने जाकर के श्रद्धांजलि अर्पित की। तो पहली बार इन तीनों स्मारकों पर भारत के किसी प्रधानमंत्री के द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। ये अपने आप में बड़ी बात है। अब हम लोग थोड़ा सा ये समझें कि आखिर जो मैंने आपसे कहा कि भाई जामनगर के जो महाराजा हैं, गुड महाराजा की संज्ञा पोलैंड के लोग देते हैं, क्यों इनको गुड महाराजा की संज्ञा दी जाती है, क्यों उनके महत्व को मद्देनजर रखते हुए स्मारक वहां पर बनाया गया पोलैंड में, क्यों कोल्हापुर के जो महाराजा के परिवार को मद्देनजर रखते हुए, उनके परिवार को महत्व देते हुए वहां पर एक स्मारक बनाया गया, कोल्हापुर का स्मारक बनाया गया, ऐसा क्या कुछ हुआ था। दरअसल दोस्तों ध्यान रखिएगा कि यह जो पूरी की पूरी स्थिति है ये द्वितीय विश्व युद्ध से जुड़ी हुई है। होता यह है कि जब सोवियत संघ और जर्मनी के बीच में 1939 के आसपास में एक संधि होती है और उस संधि के दौरान इन दोनों देशों ने एक दूसरे को सहयोग करने के मद्देनजर इस संधि पर हस्ताक्षर किया था और पोलैंड के क्षेत्र पर जहां एक तरफ से सोवियत संघ के द्वारा आक्रमण करने की बात की गई, वहीं दूसरी तरफ जर्मनी के द्वारा भी आक्रमण करने की बात की गई। जब यहां पर हम लोग मैप में देखते हैं दोस्तों, तो यहां पर समझिएगा कि आज के समय में ये जो लिथुआनिया है, बेलारूस है, यूक्रेन है, ये सब अलग अलग देश के तौर पर जाने जा रहे हैं, लेकिन उस समय ये संपूर्ण तौर पर सोवियत संघ का ही हिस्सा था। तो सोवियत संघ के द्वारा पूरब से आक्रमण करने की बात की जा रही थी और जर्मनी के द्वारा पश्चिम से आक्रमण करने की बात यहां पर की जा रही थी, और यानी पोलैंड के पश्चिम से और पोलैंड के पूरब से यहां पर इस तरीके से आक्रमण करने की बात की जा रही थी। तो पोलैंड एक बेचैनी की स्थिति में उस समय था। हालांकि हम आपको ये भी बता दें कि 1939 में ही 1 सितंबर 1939 को ही जो जर्मनी है, जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया भी था और सोवियत संघ ने जब जर्मनी के साथ संधि की तब फिर पोलैंड की स्थिति और अधिक दयनीय हो गई और उस समय
जो सोवियत संघ है उसने पोलैंड के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। यहाँ के लोगों को सोवियत संघ के अलग अलग हिस्सों में भेजा गया और उस दौरान साइबेरिया जैसे क्षेत्र में इन लोगों को ले जाया गया। लेकिन बाद में जो है बाजी पलटती है और 1941 में जर्मनी ने सोवियत संघ के साथ जो संधि की थी उस संधि को उसने तोड़ दिया और उसने सोवियत संघ पर आक्रमण भी कर दिया। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जर्मनी ने पोलैंड के कई सारे हिस्सों को अपने कब्जे में लाने की कोशिश की। जर्मनी का ये कहना था कि पोलैंड के लोग बहुत ही नीची कैटेगरी के हैं, बहुत ही ये बदतमीज हैं और बहुत ही कठोर रवैया अपनाने की कोशिश की गई हिटलर के द्वारा उस समय। और पोलैंड के ऑस्ट्रिच एक जगह है, ऑस्ट्रिच में एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप भी बनवाया गया और वहाँ पर कई सारे पोलैंड के लोगों को रखा गया, मारा गया, पीटा गया, इस तरीके से अत्याचार किए गए। और दिन फिर 1942 में सोवियत संघ से पोलैंड के जो लोग थे, चूंकि अब जर्मनी और सोवियत संघ के बीच का जो संबंध था ये संबंध टूट चुका था और सोवियत संघ भी जर्मनी के अगेंस्ट में द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो चुका था 1942 तक में। तो फिर सोवियत संघ से पोलैंड के लोगों को निकालने की कवायद शुरू की गई और देन इनको शरण देने को लेकर के सवाल खड़े होने लगे। तब चूंकि उस समय नवानगर के जो राजा थे जाम साहब दिग्विजय सिंह रंजीत सिंह जी, ये चूंकि उस समय इंपीरियल वार काउंसिल के सदस्य थे, तो इन्होंने अपने तरफ से पहल की और कहा कि देखिए साहब, हम इन जो भी बच्चे हैं, जो भी ऐसे लोग हैं जो कि शरण लेना चाहते हैं, हम उनको शरण देंगे। और देन आफ्टर उनको शरण दी गई और गुजरात में जो कि आज जामनगर है, वो उस समय नवानगर के नाम से जाना जाता था, वहां पर बालाचंडी एक जगह है, बालाचंडी में एक कैंप स्थापित किया गया और उस कैंप में लगभग 1000 पोलिश बच्चों को शरण दी गई। दोस्तों ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और इसके बाद 1945 में महाराष्ट्र के वेलीवेड शिविर में भी लगभग 5000 ऐसे ही पोलिश महिलाओं और बच्चों को शरण दी गई और 1948 तक ये जो रिफ्यूजी थे, ये जो शरणार्थी थे, इन कैंप्स में रहे। और बाद में जब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद स्थितियां धीरे धीरे जब बेहतर होने लगी, संभलने लगी, तब फिर इन लोगों ने पोलैंड अपने देश जाने का निर्णय लिया और इन लोगों को वापस पोलैंड भेजा गया। तो इस वजह से चूंकि 1942 से लेकर के 1948 तक जिस तरीके से पोलैंड के इन लोगों को, इन आम जनता को गुजरात के राजा के द्वारा, महाराष्ट्र के राजा के द्वारा, कोल्हापुर परिवार के द्वारा एक सहायता दी गई, सहयोग दिया गया, शरण दिया गया, इसको पोलैंड वासियों ने लंबे समय तक याद रखा और इन्हीं के महत्व को मद्देनजर रखते हुए वहां पर स्मारक का निर्माण किया गया। और इसी कारण से अभी जब प्रधानमंत्री ने पोलैंड की यात्रा की तो फिर उन्होंने उन स्मारकों पर जाकर करके श्रद्धासुमन भी अर्पित की। तो ये सारी बातें यहाँ पर ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो आप इससे समझ पा रहे होंगे कि भारत और पोलैंड के बीच का जो हालिया संबंध है वो किस तरीके से और बेहतर होता गया है। अब चूंकि खुद प्रधानमंत्री ने लगभग 45 वर्ष बाद यात्रा की पोलैंड की, तो उन्होंने इस समय में ये संबोधन भी दिया कि भाई, भारत की जो वर्तमान में विदेश नीति है, ये ऐसी विदेश नीति नहीं है जो कि हम सभी देश के साथ एक दूरी बना करके रखें। हमारी विदेश नीति में अब एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है और हम चाहते हैं कि सभी देशों के साथ हम अपने संपर्क को बेहतर से बेहतर बनाएं और इसी मद्देनजर हम विभिन्न देशों की यात्रा भी कर रहे हैं, विभिन्न देशों के साथ अपने संपर्क को मजबूत करने पर भी बल दे रहे हैं। और यही वजह है कि हम अभी कुछ ही समय पहले ऑस्ट्रिया भी गए, कुछ ही समय पहले प्रधानमंत्री मोदी रूस भी गए और पोलैंड की यात्रा करने के बाद अब वो यूक्रेन भी जाएंगे। यूक्रेन जाने का एक अलग ही महत्व है। यूक्रेन को लेकर के जो भी अन्य महत्वपूर्ण पक्ष है वो एक अलग से वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा। लेकिन आज की चर्चा में मैंने आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोलैंड यात्रा के बारे में विस्तार से बता दिया है, समझा दिया है कि आखिर किस तरीके से जो ऐतिहासिक संपर्क है पोलैंड के साथ यहाँ पर दिख रहा है और किस तरीके से भारत और पोलैंड आपस में संपर्क को आगे आने वाले समय में और बेहतर करने को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। आज की चर्चा हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। लेकिन फिर से जाते जाते मैं आपको बता दूं, यदि आप P2I बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। 31 अगस्त से शाम में 6 बजे से शुरू होने वाले इस बैच में, इसके लिए आपको दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करना है और वर्तमान में आपको जो फी अदा करना है वह फी मात्र 26,000 रुपए है।
26,000 रुपये में जीएस के संपूर्ण कोर्स को आप अवेल कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी बताया कि इस कोर्स में आपको हर सप्ताह 11,000 रुपये जीतने का अवसर मिल रहा है। पीटी टेस्ट में अच्छा रैंक 1 लाने का आपको अवसर मिल रहा है। और यदि आप बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं तो आप उस राशि को भी जीत सकते हैं। तो ये एक तरीके से अपने आप से कमिटमेंट है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उस कमिटमेंट को कितनी शिद्दत के साथ पूरा करते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि आज शाम में 6 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच में P2I बैच, जो पेड बैच हमारा कंटिन्यू चल रहा है, इस पेड बैच में जो लाइव कक्षाएं चल रही हैं मनीष सर की, वो स्टडी IQ IAS के हिंदी YT चैनल पर लाइव भी आप देख सकते हैं। इसके माध्यम से आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से पेड बैच में कक्षाएं चलती हैं। तो ये आपके लिए एक बहुत ही बेहतर एक्सपीरियंस हो सकता है। निश्चित तौर पर इस बैच को आप जरूर ज्वाइन कीजिए। स्टडी IQ IAS के YT चैनल पर आज शाम 6 बजे विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रतिरक्षा और टीकाकरण का टॉपिक आज सर पढ़ा रहे हैं। निश्चित तौर पर आपको बहुत ही आनंद आएगा और निश्चित तौर पर आप कहेंगे कि हाँ, पेड बैच में हमें एडमिशन लेना ही चाहिए। तो ज्वाइन कीजिए और अपने अनुभव को भी साझा कीजिए। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ। और यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझसे इस मेल आईडी के माध्यम से जुड़ सकते हैं। यह है मेरा मेल आईडी dilip.kumar@studyiq.com। इस मेल आईडी पर आप अपनी कोई भी क्यूरी पूछ सकते हैं। और यदि आप इस टॉपिक का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप स्टडी IQ IAS के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आपको इस टॉपिक का जो PDF है ये मिल जाएगा, ताकि आपको रिवीजन में आसानी हो। मिलते हैं फिर, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।